नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर के। जो क्लास 12th मैथमेटिक्स है उसका थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में पूर्व की कक्षा जो है वहाँ पर भी कुछ जानकारी आप लोगों ने हासिल की है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले हम सेकंड चैप्टर है कंप्लीट कर चुके हैं। आप बड़े उत्सुक थे कि कब एक नया चैप्टर है वो हमारे बीच में आएगा, तो आज ये आपकी मनसा है, आपकी जो मुरादें हैं वो पूरी हो चुकी है और नया चैप्टर लेकर के मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। चलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स के बारे में सामान्य क्या क्या जानकारी हम लोग रखते हैं। हम लोगों का टीचर का दायित्व ये नहीं है कि जो केवल क्वेश्चंस हैं उनको हल करवा दें, और बच्चों का काम केवल ये नहीं है कि वो एग्ज़ाम पास करके वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे अंक हासिल करे। केवल इतना ही दायित्व हम लोगों का नहीं है, इसके साथ साथ ये भी है कि उस चैप्टर के बारे में बारीकी से प्रत्येक विद्यार्थी को जानकारी हो, तो ये ज़रूरी है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम बात कर रहे हैं। एक तो ये बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की जो खोज की थी, मैट्रिक्स की खोज किसने की थी? ऑर्थर केली नामक एक गणितज्ञ था, ऑर्थर केली। इसने मैट्रिक्स की खोज की और इन्होंने ही 1858 ईस्वी में मैट्रिक्स का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सिद्धांत प्रतिपादित किया कहने का मतलब सिद्धांत बनाया। बड़ी सिंपल बात है कि यहाँ पर मैट्रिक्स जो है ये इंग्लिश वर्ड है और इसको अपन हिंदी में बोलेंगे आव्यूह है, एक ही बात है। तो मैट्रिक्स की खोज किसने की? ऑर्थर केली नामक गणितज्ञ ने, और उन्होंने ही सन 1858 ईस्वी में मैट्रिक्स का सिद्धांत प्रतिपादित किया, आव्यूह का सिद्धांत प्रतिपादित किया। लेकिन मैट्रिक्स शब्द जो है, मैट्रिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने? जे सिल्वेस्टर, जे सिल्वेस्टर ने। ये भी गणितज्ञ हुए हैं, तो ये बात आप समझ गए। खोज किसने की? ऑर्थर केली ने। इन्होंने ही मैट्रिक्स का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कब? 1858 ईस्वी में। मैट्रिक्स शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जे सिल्वेस्टर ने। अब बात ये आती है कि आखिरकार मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं, मैट्रिक्स कहाँ काम आती है। विद्यार्थियों, आपको ये जानकारी देते हुए बड़ी खुशी की बात है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि दैनिक जीवन में उसका अधिकांशतः उपयोग होता है। और उसी प्रकार मैट्रिक्स की यदि हम बात करें तो चाहे रेखागणित हो, बीजगणित हो, चाहे स्टैटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इसमें बहुत प्रकार की ऐसी समस्याएं होती है जिनका निराकरण करने का जो उपाय है, निराकरण करने का जो तरीका है, वो केवल और केवल मैट्रिक्स के पास में ही है। मैट्रिक्स के द्वारा ही उन समस्याओं को हल किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स का कितना बड़ा योगदान है। रेखागणित, बीजगणित, स्टैटिक्स, अपन कहें इकोनॉमिक्स है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, बहुत जगह काम आती है। लेकिन इसका मुख्य जो प्रयोग है, इसका मुख्य अनुप्रयोग है, वो क्या है? मुख्य
अनुप्रयोग, बहुत काम की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। आप जानते होंगे कि इस कक्षा से पहले भी हमने जो अपनी निम्न कक्षाएं थी वहाँ पर हमने कई बार बात की दो चर वाले रैखिक समीकरण, और आपको याद होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए हम कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करते थे। और उन विधियों में कौन कौन सी विधियाँ थी? आलेखीय विधि, जिसको अपन ग्राफ बोलते हैं, ग्राफीय विधि से भी अपन दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करते थे। 10वीं बोर्ड क्लास में तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता था, आपको ध्यान ही होगा। उन्हीं समीकरणों को अपन प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से या वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि को मैं मेरी भाषा में ढक्कन विधि बोला करता हूँ। तो आपने ये जाना कि जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की कुछ विधियाँ थी, उनको हमने हल किया। अब ये समस्या आ गई कि कुछ समीकरण निकाय ऐसे हैं कि वहाँ पर दो से ज़्यादा चर आ गए, दो से ज़्यादा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों के लिए तो हमारे पास में विधियाँ थी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, ग्राफीय विधि। लेकिन दो से ज़्यादा चर जहाँ पे आ रहे थे उनको हल करने के लिए हमारे पास में कोई समाधान नहीं था। तो ऐसे समीकरण निकाय जिनमें दो से अधिक चर हों, उनको हल करने का जो काम है वो किसने किया? मैट्रिक्स ने। तो इसके द्वारा जो रैखिक समीकरण निकाय है, रैखिक समीकरण निकाय को हल करने के लिए ये इसका मुख्य प्रयोग है। ठीक है, तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट या अपने सामान्य जानकारी कहे, क्योंकि अपने को थोड़ा नॉलेज होता है तो अपने आप को कॉन्फिडेंस रहता है कि यार मैट्रिक्स है क्या। अब मैट्रिक्स तो सर ने बताई थी, मैट्रिक्स ऐसे ऐसे होती है। नहीं भाई, मैट्रिक्स के बारे में अपने को मूलभूत जानकारी होना ज़रूरी है। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि मैट्रिक्स है क्या। अभी तो हमने केवल मैट्रिक्स शब्द के बारे में ही बात की कि मैट्रिक्स की खोज किसने की, सर्वप्रथम उस शब्द का प्रयोग किसने किया, मैट्रिक्स के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ है, केवल हमने ये बातें की। अब हमें ये जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, अर्थात मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है। तो अब बात की जाएगी मैट्रिक्स की डेफिनेशन की। यहाँ से महत्वपूर्ण बातें स्टार्ट हो गई है। मैट्रिक्स क्या होता है? संख्याओं या फलनों, अब उसमें संख्या भी हो सकती है या फलन भी हो सकते हैं, फलनों का आयताकार क्रम विन्यास। बस इतनी ही बात समझनी है। संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास की जो व्यवस्था है, की व्यवस्था, वही क्या कहलाती है? मैट्रिक्स। संख्या भी हो सकते हैं, फलन भी हो सकते हैं। यदि उनको एक आयताकार व्यवस्था में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो वो जो व्यवस्था बनती है वो होती है मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 4 संख्याएं हैं। इन 4 संख्याओं को यदि इस प्रकार की व्यवस्था में हम उसको लिख देते हैं, इस टाइप की व्यवस्था, तो आप देखिए कि इसके बाहर की जो बाउंड्री है, यदि इस बाउंड्री के अनुसार यदि हम चलते हैं इस टाइप से, तो आप देखेंगे कि आयत बनता है। तो यहाँ पर ये जो व्यवस्था बनी है वो किस आकार में बनी है? आयताकार। क्रम विन्यास एक शब्द आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इस टाइप से ये जैसे ये लिखा हुआ है, इनको हम बोलते हैं पंक्ति। हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्ति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रो। और यहाँ ये इस प्रकार से ये जो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? स्तंभ, जिसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो क्रम विन्यास इसलिए बोला है कि पंक्ति और यदि स्तंभों को हम चेंज कर देते हैं, उस स्थिति में इसका जो रिजल्ट है वो है बदल सकता है।
स्थिति बदल सकती है। इसलिए क्रम जो है, क्रम को बिना चेंज किए और एक विशेष क्रम को ध्यान में रखते हुए यदि अपन आयताकार व्यवस्था में संख्याओं को या फलनों को व्यवस्थित करते हैं तो वो मैट्रिक्स बन जाती है। तो ये है आपकी मैट्रिक्स। तो आप अब मैट्रिक्स को आप समझ गए कि उसमें संख्याएं हो सकती हैं, फलन हो सकती है, लेकिन उसको व्यक्त करने के लिए एक विशेष प्रकार के कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका कोष्ठक ऐसा हो सकता है, आप जानते हैं कि ये बड़ा कोष्ठक है, या इस प्रकार से एक कोष्ठक होता है, ये छोटा कोष्ठक नहीं है, छोटे कोष्ठक का थोड़ा सा बदला हुआ रूप है। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है, इस प्रकार की कोष्ठक का प्रयोग भी कर सकते हैं, या हम दोनों तरफ ऊर्ध्वाधर डबल लाइनों का प्रयोग कर सकते हैं इस टाइप से। तो इनके बीच में संख्याएं लिखने के बाद में ये व्यवस्था बनेगी तो इसको भी मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो मैट्रिक्स के लिए बड़े कोष्ठक इसका प्रयोग किया जाता है, ये छोटा कोष्ठक नहीं है, इसमें ये जो इसके सिरे हैं ये थोड़ा सा अलग रूप लिए हुए हैं। तो ये यहाँ पर इस कोष्ठक का प्रयोग भी किया जा सकता है, इसका प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन लिखने की दृष्टि से ये जो कोष्ठक है वो थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका ही प्रयोग करेंगे। और आपकी बुक में भी अधिकांशतः इसका ही प्रयोग किया गया है। तो कोष्ठकों की बात हो गई कि संख्याओं को मैट्रिक्स के रूप में लिखना है, तो किस किस प्रकार के कोष्ठक की बात हम कर सकते हैं और किसका हम प्रयोग करेंगे, ये बात भी हमारी हो चुकी है। पंक्ति आप जानते हैं कि इस प्रकार से जो संख्याएं लिखी जाती है एक रेखा के रूप में, तो वो पंक्ति हो जाती है, और ऊर्ध्वाधर जो संख्याएं लिखी जाती हैं तो उनको बोला जाता है कॉलम। इसके बाद में एक आता है मैट्रिक्स की कोटि। मैट्रिक्स की कोटि, कोटि का मतलब क्या होता है? पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और जो स्तंभों की संख्या होती है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की जो संख्या है उसको गुणा के रूप में लिखा जाता है। गुणा नहीं किया जाता है, गुणा के रूप में केवल लिखा जाता है। मान लीजिए पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है, तो इस प्रकार से लिखी गई जो संख्या है वो क्या होगी? मैट्रिक्स की कोटि। यह भी याद रखना जरूरी है कि पहले क्रम पे लिखी गई संख्या हमेशा पंक्तियों की संख्या ही होती है और दूसरे क्रम पर लिखी गई संख्या वो क्या होती है? स्तंभों की संख्या। अपनी इच्छा अनुसार हम ऐसा नहीं मान सकते कि भाई ये स्तंभ हो सकता है, ये पंक्ति हो सकता है, ऐसा नहीं होता। पहले नंबर पे जो भी होगा वो पंक्तियों की संख्या मानी जाएगी और दूसरे नंबर पे जो भी लिखा जाएगा वो स्तंभों की संख्या। अब यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपको दे दी जाती है और आप ये जानना चाहते हैं तो कि उसमें कुल कितने अवयव होंगे, तो आपकी जो कोटि है इनको गुणा करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा ये हो जाएगा मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या। मैट्रिक्स में कुल अवयव, अवयव किसको बोलते हैं? जो भी एलिमेंट, जो भी राशि, चाहे वो संख्या हो चाहे फलन हो, मैट्रिक्स की जो व्यवस्था में लिखे जाते हैं, ये सब जो हमने यहाँ लिखे हैं ये क्या है? आपके इस मैट्रिक्स के अवयव है। क्लियर हो गई बात? तो हमने मैट्रिक्स की परिभाषा के बारे में जान लिया, मैट्रिक्स के कोष्ठक कैसे कैसे हो सकते हैं, कोटि क्या चीज़ होती है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, गुणा नहीं किया जाता है, गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। पहले नंबर पे लिखी गई संख्या पंक्तियों की संख्या, दूसरे नंबर पे लिखी गई संख्या स्तंभों की संख्या। यदि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और जो अपने को फाइनल रिजल्ट जो मिलता है वो रिजल्ट है वो होता है मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या के बराबर। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो आपकी मैट्रिक्स है वो कौन कौन से प्रकार की होती है। मैट्रिक्स किस किस प्रकार की होती है, उनकी जो डेफिनेशन है
वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि वो जो आपकी समझ होगी वो आपके आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनको हल करने में आपकी हेल्प करेगी, काफ़ी मदद करेगी। इसलिए मैट्रिक्स के प्रकार की जिनकी हम बात करेंगे उनकी परिभाषा को आपको याद भी रखना है और अच्छे ढंग से उसको समझना है। मैट्रिक्स के प्रकार, कि मैट्रिक्स कौन कौन से प्रकार की होती है। नंबर 1, पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स, तो पंक्ति मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? देखो, अभी हम बात कर रहे थे कि मैट्रिक्स में कुछ पंक्तियां होती हैं, कुछ स्तंभ होते हैं। अब उनकी संख्या कितनी क्या है वो उसको देखने से पता चलेगा, उसकी कोटि से पता चलेगा कि पंक्ति कितनी, स्तंभ कितने। कोटि की बात हम कर चुके हैं। अब बात मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पंक्ति का नाम आ रहा है तो अपने को इसी शब्द पे फोकस रखना है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। अब कोई विद्यार्थी ये समझें कि बोले स्तंभ कितने होंगे? स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। स्तंभों की संख्या की बात नहीं करेंगे। कब? जब हम पंक्ति मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। जब हम पंक्ति मैट्रिक्स की बात करेंगे तो केवल ये समझना है कि पंक्ति एक होनी चाहिए। कितनी पंक्ति होनी चाहिए? केवल एक। तभी हमने लिखा है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है, इसलिए हमने स्तंभों की चर्चा ही नहीं की। नाम से पता चल गया। पंक्ति मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो। पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें अपन, यहाँ ये मैंने 3 अवयव लिख दिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन तीनों अवयवों को यदि एक आड़ी रेखा के द्वारा मिलाया जाए इस प्रकार से, तो आप देखेंगे कि एक इस प्रकार जो रेखा बनेगी वो आपकी होगी पंक्ति। तो कितनी पंक्ति हुई यहाँ पर? एक। अब यहाँ पर स्तंभ ये होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, ये स्तंभ है 1 2 3। स्तंभों की संख्या को बाद में लिखा जाता है। यहाँ पर ये जो हमने लिखा है 1/1 × 3, ये क्या है? मैट्रिक्स की कोटि। ये मैट्रिक्स की कोटि है। तो पंक्ति मैट्रिक्स में पंक्ति एक होगी, स्तंभ यहां जैसे 3 है। स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है। यहां देखना पंक्ति कितनी होनी चाहिए? एक। स्तंभ कितने होंगे? 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। इसके बाद स्तंभ मैट्रिक्स की यदि हम बात करें तो आप शायद समझ गए होंगे कि पंक्ति मैट्रिक्स में क्या गुणधर्म आ रहा था। जब पंक्ति की बात थी तो वहां पंक्ति एक होनी चाहिए, और जब स्तंभ मैट्रिक्स की बात हो तो वहां स्तंभ एक होना चाहिए। तो यही परिभाषा हो जाएगी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, एक ही स्तंभ हो, उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा? स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ का नाम आ जाए, हमें बोलना है केवल एक ही स्तंभ हो गया बस। पंक्तियों की बात ही नहीं करनी, कितने भी हो सकते हैं। जैसे आपको इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। यहां पर मैंने ये संख्याएं लिखी है। तो इस प्रकार से ये आड़ी जो रेखाएं हैं, आड़ी रेखाओं को व्यक्त किया जाता पंक्ति से। तो ये तो सब हो गई आपकी रो। तो रो कितनी भी हो, लेकिन आप देखना ऊपर से नीचे की तरफ यदि बात करें तो ये आपका क्या स्तंभ है। तो इसमें कितने स्तंभ हो गए? एक ही स्तंभ है। पंक्ति कितनी हो गई? 1 2 3 4। तो पहले पंक्ति लिख देंगे, फिर लिखेंगे स्तंभ।
यहां देखो पंक्ति मैट्रिक्स में एक पंक्ति होनी चाहिए, इसलिए पंक्तियों की संख्या एक ही थी। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। स्तंभ मैट्रिक्स में एक ही स्तंभ होना चाहिए, पहले पंक्ति आती है फिर स्तंभ आता है, पंक्ति स्तंभ। किसी को याद ना हो, कई बार डाउट हो जाए, तो एक शब्द का आइडिया दे देता हूं। हम लिखते हैं पंचायत समिति, एक शब्द होता है। पंचायत समिति में पहले प आ रहा है, तो प से हो गया पंक्ति, और समिति जो है बीच में कुछ व्यवधान आ गया था। जो मोबाइल है उसको मैं फ्लाइट मोड पे नहीं रखा, मैंने भूल हो गई और बीच में ही कॉल आ गया था। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि हम डिस्टर्ब हुए। पंक्ति और फिर बाद में समिति से पहले स आ रहा है, तो ये हो गया स्तंभ। ठीक है, पंचायत समिति याद रख लेना। पंचायत समिति याद रखोगे, पंचायत से प आ गया पहला लेटर, पंक्ति फिर स्तंभ, तो याद हो जाएगा। और पहली बार ही है ये, छोटा बच्चा होता है उसको अंगुली पकड़ के चलना सिखाया जाता है, लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाता है तो फिर वो अपने आप ही दौड़ता है। तो ये तो एक बार याद करने के लिए आइडिया दिया है। बाकी जब 2-4 बार हम 2-4 क्वेश्चन से गुजर चुके होंगे तो ये अपने को ऑटो याद हो जाएगा कि पहले पंक्ति होती है फिर स्तंभ। तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 है। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है, स्तंभ मैट्रिक्स। इसके बाद अलग अलग प्रकार की और भी बहुत सारी मैट्रिक्स होती हैं, उनकी बात भी हम करेंगे। एक नाम आता है वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स देखो, नाम वर्ग आ गया तो हम समझ गए होंगे। वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब सब कुछ बराबर। यहां से आइडिया हो गया। मैट्रिक्स में 2 ही तो बातें होती है, एक तो पंक्ति, एक स्तंभ। और वर्ग में हमने बता दिया कि भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, सब कुछ बराबर। इसका मतलब पंक्ति भी बराबर और स्तंभ भी बराबर, यही इसकी परिभाषा है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर, सब कुछ बराबर। अब वर्ग मैट्रिक्स की बात आ रही, इसका मतलब उसमें पंक्ति भी उतनी ही, स्तंभ भी उतने ही, पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो ये हो गई आपकी परिभाषा। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, वर्ग मैट्रिक्स। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। इस प्रकार से आड़ी रेखाएं जो होती हैं वो होती है पंक्ति। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पंक्तियों की संख्या 2। इस प्रकार से खड़ी जो रेखाएं होती हैं वो व्यक्त करते हैं स्तंभ को। तो आप देख रहे हैं स्तंभ 2। अब पंक्ति स्तंभ कितने हैं ये बात अलग है, लेकिन बराबर होना चाहिए। जितनी पंक्ति है उतने ही स्तंभ होनी चाहिए। ये क्या हो गया, वर्ग मैट्रिक्स। और वर्ग मैट्रिक्स आप समझ गए 1 by 1 की हो सकती है, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ बराबर हो गए। 2 by 2, 3 by 3 ऐसा हो सकता है। वर्ग में ये याद कर लेना कि चारों भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब सब कुछ बराबर। अब सब कुछ बराबर हो गया, इसका मतलब पंक्ति भी उतनी ही और स्तंभ भी उतने ही, परिभाषा याद हो जाएगी। वर्ग जो मैट्रिक्स है इसके कुछ टाइप और हैं, इसी से कुछ टाइप निकल जाते हैं, जिसमें एक होता है विकर्ण मैट्रिक्स। क्या होता है, विकर्ण मैट्रिक्स। तो विकर्ण मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है, एक प्रकार की वर्ग मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन उसमें
अवयवों की जो संख्या है वो कितनी क्या होनी चाहिए, या पंक्ति या स्तंभ कितनी होनी चाहिए, ये बात अपने को समझनी है। तो ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें अगर विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, शेष सभी अवयव शून्य हो। देखिए इसने एक, अब पहले तो अपन ये समझते हैं, वर्ग मैट्रिक्स तो हम यहाँ समझ चुके हैं कि उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। अगर विकर्ण क्या है, जैसे मान लीजिए आयत है। अब आयत में एक विकर्ण हम इस प्रकार से खींचते हैं, तो इस स्थिति में खींचा गया जो विकर्ण होता है ऐसा, इसको बोला जाता है अगर विकर्ण। और इस स्थिति में जो खींचा गया जो विकर्ण है ये होता है पश्च विकर्ण, पश्च विकर्ण। तो आप समझ गए कि अगर विकर्ण क्या होता है, पश्च विकर्ण क्या होता है। अब हम समझेंगे, देखो इसका एक उदाहरण लेते हैं। मुझे एक वर्ग मैट्रिक्स बनानी है, क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स का ही रूप है। तो मान लीजिए मैं 3x3 की या 2x2 की वर्ग मैट्रिक्स बनाऊंगा, लेकिन उसमें मुझे ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या ध्यान देना है वह आप यहां पर गौर करेंगे। देखिए इसका यदि विकर्ण खींचे अपन ऐसे इस टाइप से, तो ये जो विकर्ण बनेगा ये कौन है, अगर विकर्ण। और अगर विकर्ण को छोड़ करके बाकी जितने भी अवयव आ रहे हैं वो क्या है, शून्य है। समझ गए होंगे आप। अगर विकर्ण में आने वाली संख्या है वो सभी शून्य नहीं होने चाहिए। इनके अलावा अगर विकर्ण को छोड़ करके बाकी के सब अवयव क्या होने चाहिए, शून्य। तो ऐसे यदि कोई वर्ग मैट्रिक्स बन जाती है तो वो वर्ग मैट्रिक्स तो है ही। वर्ग मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या है, बराबर है। बट यही वर्ग मैट्रिक्स है, इसका नया नाम हो जाएगा विकर्ण मैट्रिक्स। तो इसको ऐसे याद रखना है, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें अगर विकर्ण के अवयव है उनको छोड़ करके शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको बताया। इसके बाद बात करेंगे हमें अलग दूसरे टाइप के बारे में। हमने विकर्ण मैट्रिक्स की बात की, अब हम बात करते हैं इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स किसका प्रकार होता है, विकर्ण मैट्रिक्स का ही प्रकार होता है। ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें अगर विकर्ण के सभी अवयव एक हो। इकाई का मतलब एक होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, पहले हम विकर्ण मैट्रिक्स की बात करते हैं। विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा के अनुसार मैंने ये कहा था कि उसके जो अगर विकर्ण के अवयव हैं उनको छोड़ करके बाकी के सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये ABC जो है इसको अपन शून्य नहीं मान रहे हैं। मान लीजिए इनका मान शून्य के अतिरिक्त है कुछ भी, तो ये आपका हो गया विकर्ण मैट्रिक्स। क्लियर हुई बात।
लेकिन यदि इन्हीं अवयवों को हम एक लिख दें तो अगर विकर्ण में आने वाले अवयव यदि एक हो जाए, उसकी जगह एक हो, तो ये विकर्ण मैट्रिक्स तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब ये इसको इकाई मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। तो विकर्ण मैट्रिक्स में यदि अगर विकर्ण के अवयव एक इकाई हो गया, एक हो गया, उसको क्या बोलेंगे? इकाई मैट्रिक्स। अब इसके बाद में एक आती है अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे वो वर्ग मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स ही होगी, लेकिन उसके अग्रण विकर्ण के जो अवयव हैं वो भले चाहे कुछ भी हो लेकिन होंगे बराबर। ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें अगर विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो, सभी अवयव क्या हो? बराबर हो, वो हो जाएगी अदिश मैट्रिक्स। जैसे मैंने ये एक मैट्रिक्स बनाई 3 बाई 3 की, आप यहां देख रहे हैं ये हो गया आपका अग्र विकर्ण। अग्र विकर्ण को छोड़ करके बाकी सभी अवयव कैसे हैं? शून्य। इसका मतलब ये विकर्ण मैट्रिक्स तो है, विकर्ण मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अनुसार। लेकिन यहां अग्र विकर्ण में आने वाले अवयव यदि बराबर हैं तो अब इसको बोला जाएगा अदिश मैट्रिक्स। क्या बोला जाएगा? अदिश मैट्रिक्स। अब कोई कहेंगे क्या सर ये विकर्ण मैट्रिक्स नहीं है? बिल्कुल है, विकर्ण मैट्रिक्स तो है ही, लेकिन अब इसको अदिश मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। एक होती है शून्य मैट्रिक्स। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं शून्य मैट्रिक्स की। शून्य मैट्रिक्स नाम से पता चल गया, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हो? शून्य। तो हम बात कर रहे हैं शून्य मैट्रिक्स की। शून्य मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो। शून्य का मतलब तो शून्य ही होना चाहिए ना, शून्य के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। शून्य मैट्रिक्स का मतलब है ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, लेकिन इसके सब के सब अवयव शून्य है। इसको हम क्या करते हैं? शून्य मैट्रिक्स बोलेंगे। अब मैं यदि इस टाइप से मैट्रिक्स बनाऊं, यहां मैंने 3 बाई 3 की मैट्रिक्स बना दी। अब इसमें भी सब अवयव शून्य आ रहे हैं, तो ये भी शून्य मैट्रिक्स है। इसके बाद एक मैट्रिक्स का प्रकार है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ये विकर्ण मैट्रिक्स का ही प्रकार होता है, विकर्ण मैट्रिक्स के ही भाग हैं। तो अपन बोलेंगे ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें अग्रण विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। देखो एक विकर्ण मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं,
अब देखो ये तो आपका अगर विकर्ण है ही, कौन है? अगर विकर्ण। लेकिन अगर विकर्ण के नीचे जो अवयव आ रहे हैं, अगर विकर्ण के नीचे जो अवयव आ रहे हैं, ये सब के सब क्या है? शून्य। अब अगर विकर्ण के ऊपर इनको शामिल करके एक आकृति बन रही है, कौन बन रही है? त्रिभुज। तभी बोला है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपर की तरफ त्रिभुज बन गया, लेकिन नीचे जो बच गया वो शून्य होना चाहिए, उसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब इसी प्रकार ही एक दूसरा टाइप है इसी का ही, निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। आपको पता चल गया होगा कि जिसको ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की परिभाषा समझ में आ गई, उसको ये भी आ जाएगी। हमने ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में बोला था ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें अगर विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। जब ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बोलता है ऊपरी, तो हमें विकर्ण के नीचे वाले अवयवों को शून्य बताना है। अब निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बोला जा रहा है, तो हमें उल्टा काम करना है, ऊपर वाले अवयव क्या बताने हैं? शून्य। तो यहां पर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स जैसे मैंने बनाई यहां, ये आपका क्या है? अगर विकर्ण। अगर विकर्ण को छोड़ करके ऊपर जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सब क्या आ रहे हैं? शून्य। अगर्ण विकर्ण को छोड़ करके बाकी सब अवयव जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? शून्य। देखिए यहां मैं बात ये कह रहा था, ये आपका अगर विकर्ण है। अगर्ण विकर्ण के ऊपर जो अवयव आ रहे हैं जो भी है वो शून्य। तो ऊपर जब अवयव शून्य हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और नीचे जब अवयव शून्य हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के कुछ प्रकार थे। शायद आप सब लोग मैट्रिक्स के बारे में समझ गए होंगे। एक बात और करते हैं कि मैट्रिक्स का जो संकेतन है, संकेतन का मतलब मैट्रिक्स को कौन से संकेत से व्यक्त किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, ABCD, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा ही किसी भी मैट्रिक्स को संकेत किया जाता है। यदि आपने कैपिटल लेटर लिखा हुआ है तो ये मान लीजिए वो उसका संकेत है। तो ये मैट्रिक्स के प्रकार की बात हुई। हो सकता है कि आपको मैट्रिक्स के जितने प्रकार हमने पढ़े उसमें कुछ सस्पेंस हो, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं एक छोटे से चार्ट के माध्यम से आपको फटाफट सभी जो इसके टाइप्स है वो आपको क्लियर कर देता हूँ। भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी, आप सब आपको याद रहेगा। एक बार जितनी भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, सब की सब डेफिनेशन है, इनको आप एक बार दो बार पढ़ें और एक बार आप इसको अवश्य नोट करें। देखिए हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के प्रकार, इसको हम शॉर्ट में कैसे समझें। इसमें हमने किस किस की बात की, सुनना ध्यान से। सबसे पहले हमने बात की थी पंक्ति मैट्रिक्स। किसकी बात? पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स क्या था? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो। यह मत पूछना स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, इतना ही बोलना है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो। उसके बाद हमने बात की स्तंभ मैट्रिक्स की। कौन से मैट्रिक्स की? स्तंभ मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है, इसी के अनुसार परिभाषा बोलनी है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो। अब आप कहेंगे पंक्ति नहीं पता, कितनी भी हो। एक होता है शून्य मैट्रिक्स, नाम ही शून्य आ रहा है। शून्य मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव शून्य हो। क्लियर हो गया? इसके बाद में हम बात करेंगे वर्ग मैट्रिक्स के बारे में। वर्ग में क्या होता है? जब हम वर्ग बनाते हैं तो लंबाई चौड़ाई क्या आती है भाई? उसमें बराबर आती है। इसलिए इसमें यह बोलना है कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर। वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर है, इसका मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर। हम बोलेंगे ऐसा मैट्रिक्स या ऐसी मैट्रिक्स
जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो। ये होगी आपकी वर्ग मैट्रिक्स। अब इस वर्ग मैट्रिक्स के कई पार्ट बनेंगे, देखना। नंबर 1 इसके पार्ट बनेंगे। एक बनेगा विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स में क्या होगा कि ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, अब अपन वर्ग मैट्रिक्स बोलेंगे उसमें, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें अगर विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं अपन। देखिए, मैं बता चुका हूं कि अगर विकर्ण क्या होता है। इस प्रकार से ये जो विकर्ण बनता है ऐसे, ये होता है अगर विकर्ण। तो अगर विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके बाकी जितने भी अवयव हैं और वो यदि शून्य है, साथ साथ में ये वर्ग मैट्रिक्स होगी। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब पंक्ति और स्तंभ क्या होंगे, बराबर। तो ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें अगर विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। अब विकर्ण जो मैट्रिक्स है इसके भी कई पार्ट बनेंगे। एक बनेगा इकाई मैट्रिक्स, इसी का ही एक पार्ट बनेगा अदिश मैट्रिक्स, इसी का ही एक पार्ट बनेगा ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और इसी विकर्ण मैट्रिक्स का है निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ये आपकी सभी मैट्रिक्सों के प्रकार हो गए। समझ में आ रही बात? मैट्रिक्स के मुख्य रूप से ये प्रकार हैं। पंक्ति का मतलब समझ गए, केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। स्तंभ का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ होना चाहिए। शून्य मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव शून्य हो। वर्ग आते याद करना, पंक्ति और स्तंभ बराबर, क्योंकि वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, वर्ग मैट्रिक्स। अब वर्ग मैट्रिक्स के एक वर्ग मैट्रिक्स का ही भाग है कौन, विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण में क्या बोलेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है, विकर्ण किसका पार्ट है, वर्ग का। तो ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें अगर विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी शेष अवयव शून्य हो, ये हो गया विकर्ण मैट्रिक्स। अब विकर्ण मैट्रिक्स के तीन चार पार्ट बन गए। इकाई मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स उसको बोलते हैं एस। इकाई, अदिश, ऊपरी त्रिभुजाकार, निचले त्रिभुजाकार, ये सब किसके पार्ट हैं, विकर्ण के। तो परिभाषा यहीं से स्टार्ट होगी। ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसके अगर विकर्ण के सभी अवयव एक हों, इकाई का मतलब एक है, तो इसके सभी अवयव यदि एक हो जाएंगे ऐसे, अब आप देख रहे हैं कि ये विकर्ण मैट्रिक्स तो है ही, लेकिन इसके अगर विकर्ण के सभी अवयव क्या हो गए भाई, एक आ रहा है, इसका मतलब ये इकाई मैट्रिक्स हो गई। अदिश का मतलब है कि अगर विकर्ण के अवयव भले चाहे हो कुछ भी, लेकिन बराबर होनी चाहिए। अब जैसे ये एक है कि चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन बराबर है या नहीं है, इसलिए अदिश मैट्रिक्स भी है ये। और यदि यहाँ 5 5 5 लिख दो, बराबर हैं यदि अवयव सब, तो वो क्या है, अदिश। ऊपरी त्रिभुजाकार में क्या होता है, ऊपरी त्रिभुजाकार जब बोलता है तो आपको ये बोलना है कि अगर विकर्ण के नीचे की ओर सभी अवयव शून्य हो। जैसे इसका एक उदाहरण हम ले लें, एक मैट्रिक्स बना देता हूं मैं। ये देखो 3x3 की एक मैट्रिक्स है। अब ये किस प्रकार की मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स ही है। कैसी है, वर्ग मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होगा कि वर्ग मैट्रिक्स जो है, इसमें विकर्ण जो है, इसके नीचे जो अवयव आ रहे हैं सब के सब वो क्या है, 0। तो त्रिभुज कहाँ बन रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये हो गया ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर ये दोनों जो पार्ट हैं वो डायरेक्ट किसका पार्ट होगा, वर्ग मैट्रिक्स का, क्योंकि ये वर्ग मैट्रिक्स तो है ही।
वीकेंड मैट्रिक्स क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वीकेंड मैट्रिक्स में तो क्या होता है कि अगर विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स है, वो मैं कुछ मिस्टेक हो गई थी बोलने में, ये दोनों जो पार्ट हैं वो डायरेक्ट किसके पार्ट हैं? वर्ग मैट्रिक्स के। तो इसकी परिभाषा में बोलेंगे ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें अगर विकर्ण के नीचे की ओर सभी अवयव शून्य हो तो वो तो हो जाएगी ऊपरी त्रिभुजाकार, और यदि अगर विकर्ण के ऊपर की ओर सभी अवयव शून्य हो गए तो वो हो जाएगी निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। शायद आप मैट्रिक्स से कौन कौन से प्रकार की होती है उसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की, आप लोगों को समझ में आया ऐसा मुझे आशा और विश्वास है। इस वीडियो में हम केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे 3.1 से जस्ट पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी बात हम करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।